किया कि हाँ, रशिया बेस्ड कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो चाहती थी कि हिलरी क्लिंटन जो अपोनेंट थी, डेमोक्रेट पार्टी से कैंडिडेट थी इनके अपोजिट, उनकी जो इलेक्टेबिलिटी है, उनका सपोर्ट है वो डिक्रीज हो। और बीच बीच में उन्होंने कई ऐसी कोशिश भी करी कि ट्रंप के खिलाफ जो न्यूज़ थी, नेगेटिव न्यूज़, काफ़ी सारे कारनामे इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे किए ही हुए हैं, उसको दबाया गया। क्योंकि आप सबको पता है न्यूज़ कैसे चलती है, आप बड़ी न्यूज़ डाल दो तो वो जो अच्छी न्यूज़ है, जो मतलब वाकई न्यूज़ है, जिसके बेसिस पर एक्चुअली जनता को चुनना चाहिए था अपना राष्ट्रपति, वो दब जाएगी। तो रशिया की ना एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है GRU, उस पर आरोप लगा कि आपने कुछ जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है कि जहां पर ऐसा भी हो सकता था कि डेमोक्रेट की तरफ जाते, ऐसा भी हो सकता है रिपब्लिकन की तरफ जाते, जानबूझकर आपने टारगेट कैंपेन चलाई इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि प्रो ट्रंप इवेंट्स दिखते रहें, मतलब ऐसे न्यूज़ दिखती रहे, जिससे कि पब्लिक जो है, क्योंकि पब्लिक जो देखती है उसी हिसाब से उसकी ओपिनियन बनती है। इस पर मुझे याद आता है नाओम चॉम्स्की का एक फेमस स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि कॉन्सेंट तो मैन्युफैक्चर होती है। तो ऐसा आरोप लगता है कि भाई अल्टीमेटली ट्रंप को सपोर्ट किया। अब आप कहेंगे लेकिन ट्रंप तो हर वो काम कर रहे हैं जो रशिया के अगेंस्ट है, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? देखो, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रहा शुरुआत में, मैं तो एक थॉट आपके दिमाग में डालना चाह रहा था। 1 अगस्त को उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, 6 अगस्त को कहा कि अब मैं 25% टैरिफ और बढ़ा रहा हूं, मतलब एज पेनल्टी। और अब क्या होगा? अब हम बताएंगे क्या होगा, इंडिया को कुछ करना होगा। इस बार बढ़ाया क्यों वैसे 6 अगस्त को? क्योंकि वो 21 दिन बाद लागू होगा। तो कहा कि आप देखो, हमने 1 अगस्त कहा था लग जाएगा, आप नहीं माने, अब भी आप देखो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो कंटिन्यूटी आपने बना रखी है ना, इसके खिलाफ आपने मतलब वॉर मशीन को सपोर्ट किया, इसके खिलाफ हम अब टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस पर इंडिया का रिस्पॉन्स काफ़ी कैलकुलेटेड आया। हमने कहा ये मतलब अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, लॉजिक ही नहीं है। आप खुद जो अपने न्यूक्लियर प्लांट हैं उनके लिए केमिकल ले रहे हो, आप खुद अपने ईवीज के लिए कुछ कंपोनेंट ले रहे हो, और आप हमें बात बता रहे हो। तो अभी तक के इवेंट्स को अगर हम सम अप करें तो 1 अगस्त से इंप्लीमेंट हुआ 25% टैरिफ, देन 6 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब 21 दिन बाद 50% हो जाएगा। 7 अगस्त को अब डोवाल मिलते हैं पुतिन से। अब इनके बीच में जो बातचीत होती है और जो स्टेटमेंट आती है वो ये है कि हर एक सॉवरन नेशन को, भैया अगर आप संप्रभुता रखते हैं तो आप अपने हिसाब से चुनेंगे ना भाई, आपका ट्रेडिंग पार्टनर कौन होगा। प्लस ग्लोबल इकोनॉमी को खतरा है, ऐसा चाइना ने कहा है। तो रशिया, चाइना और इंडिया नाउ कमिंग टुगेदर। मैंने इसलिए कहा कि वो शायद पुतिन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन का सपना था RIC को एक बड़ा पिलर बनाना। ये सन 2000 से, जब से वो पावर में आ रहे थे, तब से वो बात कर रहे थे कि RIC अगर एक साथ हो जाए तो मतलब जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर आ जाएगा। बस बात क्या है कि हमें वजह नहीं मिल रही थी एक साथ आने की, प्लस इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज। लेकिन ट्रंप इतना बड़ा पुश फैक्टर है ना कि वो लग रहा है कि RIC को साथ ला रहा है। पुतिन की स्टेटमेंट, देन चाइना का कहना कि व्हाट USA इज डूइंग इज प्योर बुलिंग, और बुलिंग से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती, क्योंकि आप बुली करेंगे तो क्या दूसरा उसका रिप्लाई नहीं करेगा। अब PM मोदी की रिसेंट विजिट होने वाली है 31 अगस्त को। SCO की मीटिंग है, एक्चुअली 25वीं मीटिंग है तियानजिन, चाइना में, तो उसमें वो जा रहे हैं 2018 के बाद। अब यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि 2020 में वो गालवान वाला इशू हुआ, उसके बाद से हम बैक ट्रैक कर ली थी अपनी डिप्लोमेसी। अब RIC को हमें समझना है तो पहले ऐसा करते हैं, RI को समझते हैं कि रशिया इंडिया के बीच में पिछले कुछ दिनों में अभी क्या हुआ है, जिससे लग रहा है कि रशिया एंड इंडिया आर कमिंग टुगेदर। USA चाह रहा है दूर हो जाओ, हम कह रहे हैं अब हम बताएंगे हम कैसे पास होंगे और कैसे हम USA का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कई स्ट्रेटेजिक एरियाज में। Before making this video, so I was researching on several US based think tanks, और आप उनके थिंक टैंक्स को पढ़ोगे तो वो खुद अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब कई US थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का इससे बड़ा ब्लंडर किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। अब क्या लेगेसी छोड़कर जाएंगे, वो ये होगा कि इन्होंने जो लीवे मतलब बनाया था USA ने अपने फेवर में, वो सब इन्होंने पानी कर दिया। क्योंकि अगर ये स्टेप्स कामयाब हो गए तो USA को काफी हद तक साइडलाइन होना पड़ेगा। प्लस USA पर वही ट्रस्ट नहीं करेंगे जो USA के एलाय कहे जाते थे, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी चाइना के साथ सुर में सुर मिलाकर बोल रहा है कि अरे वी शुड नॉट टो द लाइन ऑफ USA, हम USA के हिसाब से क्यों चलें। तो भाई नेटो का मेंबर ऐसा बोल रहा है, टर्की खुद
रशिया से S-400 ले रहा है। तो यानी कि आपके जो नेटो मेंबर्स हैं ना, वो एक एक करके इस तरफ आ रहे हैं। जर्मनी, अब आप कह रहे थे चाइना को कि अरे BRI गलत है, लेकिन जर्मनी खुद BRI से कनेक्ट हो रहा है, यूएसए के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए ने जो महल बनाया था और जिसके टॉप पर यूएसए बैठा था, अब वो उसकी फाउंडेशन हिल रही है, राइट। अब इसको फास्ट ट्रैक करने आ गए हैं ट्रंप। चलिए खैर, RI की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रिसेंटली 6 अगस्त की ही बात है, इंडिया और रशिया ने नए प्रोटोकॉल साइन करे हैं। एक्चुअली हमारे ना साथ साथ में वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि कई ट्रेड को एक्सपेंड करने के एरियाज में इंडिया और रशिया के डिप्लोमेट्स आपस में एंगेज रहते हैं। 6 अगस्त की टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। फाइनली हमने कंक्लूड किया और हम डीपर कोऑपरेशन करेंगे, किसमें? एल्यूमिनियम में, फर्टिलाइजर में और इंडिया के रेलवेज के अपग्रेडेशन में। उसमें भी रशिया अब इंडिया के साथ होगा। साथ में हमें देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, प्लस क्रिटिकल मिनरल्स में अगर रिजर्व्स की बात करूं तो इंडिया तीसरे पायदान पर आता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करूं एक्सट्रैक्शन में तो पर ईयर चाइना का जो एक्सट्रैक्शन है वो 44 मिलियन टन है और इंडिया का जो अभी अपडेटेड डेटा है वो है 2900 मिलियन टन। लेकिन इंडिया के पास तीसरा बड़ा रिजर्व है, तो क्यों नहीं कर पा रहे? हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और RIC बनने का मतलब है कि रशिया से भी तकनीक, चाइना से भी तकनीक और इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, सो दैट कि जो ये रेयर अर्थ मटेरियल्स का यू कैन से फील्ड है, इसमें हम डिपेंडेंस को डिक्रीज करें और भाई हम भी एक्सपोर्टर बने न्यू एज टेक्नोलॉजीज के क्रूशल मटेरियल के लिए। एल्यूमिनियम के लिए, मतलब एल्यूमिनियम के लिए भी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट्स हमारे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास भी रिजर्व्स हैं, रशिया के पास भी रिजर्व्स हैं। 1 मिलियन टन पोटाश इसका एग्रीमेंट हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। 5 लाख टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर रशिया से इंडिया की तरफ आएंगे। इसके अलावा जो हमारे ट्रैक्स हैं, सिग्नल्स हैं, इसमें रशिया को महारत है। तो रशिया कह रहा है कि भाई ये सैंक्शंस लगा रहे हैं हम पर, हमारा ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है। इंडिया ने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे भाई साहब, हमारी मैसिव रेलवे है, हमको किसी ना किसी से तो काम कराना है, आप आइए इसमें अपनी तकनीक से इसको मॉडर्नाइज करिए और उस बहाने हम भी अदर एरियाज में आपके साथ आएंगे। क्योंकि अगर ये एडवांटेज हम रशिया को दे रहे हैं तो रशिया भी हमें काफ़ी और एडवांटेज दे रहा है, जो अभी आपको आगे पता लगेगी। माइनिंग वेस्ट मैनेजमेंट में दोनों नेशंस कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। थर्ड अर्थ, मतलब थर्ड है हमारे पास रेयर अर्थ रिजर्व्स, चाइना फर्स्ट है, सेकंड ब्राजील है और इंडिया थर्ड है। ये बेसिक सा फैक्ट है, काम का है। क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन। नाउ क्रूशल डिफेंस मीटिंग, अब जरा इसकी भी डेट देखिए। मतलब आपको एक एक अपडेट से ऐसा लगेगा कि जो अगस्त है ना, अगस्त 2025 याद रखा जाएगा। मतलब जियोपॉलिटिक्स का जो रोड मैप है दुनिया का, वो बदल रहा है। 5 अगस्त 2025 को क्रिटिकल मीटिंग होती है इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार जी में और जो रशिया की साइड से डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इसमें हम ऑलरेडी जो हमारा S-400 की डील है उस पर बातचीत होती है कि भाई उसकी जो डिलीवरी है वो हमें कब तक लेनी है। प्लस इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर फोकस कर रहा है। प्लस ये कह रहे थे, मतलब यूएसए हमसे कह रहा था ना कि अरे रशिया से नहीं लेना आपको वेपन्स, रशिया से कम करो वेपन्स। अब रशिया कह रहा है कि यार हमें पता है कि इंडिया अब एक दूसरे फेज में है। इंडिया बायर सेलर रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता ज़्यादा, इंडिया को डेवलपमेंट में आना चाहता है, को प्रोडक्शन में आना चाहता है। यानी कि टेक्नोलॉजी को हम रशिया के साथ मिलकर बनाएं और को प्रोड्यूस करें। उसका एक एग्जांपल हमारे पास ब्रह्मोस है, लेकिन कब तक हम केवल ब्रह्मोस का एग्जांपल देते रहें? तो इसी को लेकर चर्चा हुई और आने वाले टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस को लेकर अपडेट आया, फिलीपींस ने कहा पहले हमने 3 ली हैं, लेकिन इस बार नया ऑर्डर डबल कर रहे हैं, यानी कि 6 ले रहे हैं। तो टोटल इंडिया के साइड से फिलीपींस में 9 ब्रह्मोस हो जाएंगी। और ये रहा फिलीपींस का लोकेशन। और ये जो पैसिफिक ओशन है ना, इसको यूएसए अपना फ्रंटियर मानता रहा है और इस फ्रंटियर में अगर हमारी पार्टनरशिप स्ट्रांग होंगी तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे एशिया, मतलब ये जो आपका एशिया वाला रीजन है, इसमें हम इंडिया लेड अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये वाले अपडेट हो गए। नाउ आर्कटिक डायमेंशन, ये बड़ा क्रूशल है। देखिए फ्यूचर में कौन कितना पावरफुल होगा ये आर्कटिक बड़े हद तक तय करेगा, क्योंकि आर्कटिक में ऑयल एंड गैस भी है, प्लस आर्कटिक में ट्रेड रूट भी है जो कंसिडरेबल शॉर्टन कर देगा ट्रेड जो होता है एशिया से यूरोप में। इसके लिए ऑलरेडी यूएसए देखो कैसे तेज से चल रहा है। जुलाई 2025 में यूएसए ने शिप बिल्डिंग अलायंस बनाई और किसके साथ? कनाडा और फिनलैंड के साथ। ये देखिए, ये आर्कटिक रीजन, आर्कटिक में यहां पर यूएसए है, कनाडा हो गया और ये रहा यहां पर फिनलैंड, ये रहा।
लेकिन इसमें हैवी एडवांटेज आपको नहीं लगता रशिया का है? भाई साहब, रशिया ही सबसे बड़ी पावर है आर्कटिक की। लेकिन यूएसए को यही डर है कि अगर ये आइस कैप्स ग्रेजुअली मेल्ट हो रहे हैं और यहां पर एक्सेस और ज़्यादा आसान हो जाएगा तो ऑयल एंड गैस, भाई रशिया के तो मज़े आ जाएंगे, ट्रेड रूट रशिया के मज़े आ जाएंगे। रशिया का अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो डिमेरिट रहा है ना, वो ये रहा है कि रशिया का इधर वाला जो पार्ट है जो यूरोप से कनेक्ट होता है, ये तो लैंडलॉक्ड हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये फ्रोजन पोर्ट्स कहलाए जाते हैं। तो यानी कि इस पे एक लिमिटेशन रशिया के पास आ जाती है ड्यू टू ज्योग्राफी। पीएसआर ऑप्शनल में मैं एक थिंकर के बारे में पढ़ाता हूँ, रॉबर्ट डी कापलान। उनकी एक बुक है रिवेंज। वो बात मतलब वो बुक में कहते हैं कि रशिया की डेस्टिनी में है कि रशिया को एक्सपेंड करना होगा और श्रिंक करना होगा। एक्सपेंड क्यों करना होगा, वो बुक रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में ये बात कह रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि भाई रशिया यहाँ से फ्रोजन हो गया, यहाँ से आपका यूरोप से कनेक्ट हो गया, इस तरफ मेजर उसका ट्रेड है नहीं, फार ईस्ट डेवलप नहीं है, बीच वाला जो रीजन है वो फ्रोजन है। तो मेजर रशिया जो है, जहां पर मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग देते हैं, यहां पर रशिया का मेजर पावर है और यही रशिया की लिमिटेशन भी है। और जहां पर आपकी कमी होगी तो दुनिया उसको एक्सप्लॉइट करेगी। इसी का एक्सप्लॉइटेशन अब तक यूएसए और ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस करते आए हैं। तो पुतिन कह रहे हैं अब देखो समय हमारे साथ है, अभी हम चुप बैठे हैं लेकिन आगे देखना तुम। तो इंडिया भी इस पोटेंशियल को देख रहा है। तो यानी कि जब यूएसए में प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हें अब चुनना होगा रशिया या यूएसए, हमने कहा अब हम बताते हैं हम किसको चुन रहे हैं। पहले सिग्नलिंग देते हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर पुतिन से मिल रहे हैं, उसके बाद हम तीनों मिल रहे हैं। देखते हैं अब आर्कटिक के लिए जो इन्होंने शिप बिल्डिंग अलायंस बनाई है, पर्पस क्या है? एक्चुअली आइस ब्रेकर कार्गो शिप बना रहे हैं। मतलब कि ये चाहते हैं कि इस एरिया में ट्रेड को बढ़ा सकें, आइस ब्रेकर शिप बना सकें। तो इंडिया भी इसमें कोलैबोरेट कर रहा है, लेकिन रशिया के साथ न्यू आइस ब्रेकर वेजल्स ये हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिससे कि यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये है नॉर्थ सी रूट। तो अभी क्या है, अगर इस एरिया से आपको ट्रेड करना है तो स्वेज कैनाल के थ्रू होकर जाते हैं, जहां पर वेस्टर्न यूरोपियन एंड देन फिर यूएसए का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अगर इस रूट से जाएंगे तो ट्रेड आसान हो जाएगा, है कि नहीं? हमने यहाँ पर न्यू जॉइंट वेंचर किया है रशिया के साथ। हमने कहा है कि अब हम डेवलप करेंगे आपके साथ न्यू शिप्स, आइस क्लास कार्गो शिप्स। आइस क्लास यानी कि जो आइस को ब्रेक कर सके। ऑलरेडी रशिया के पास एक और एडवांटेज है, रशिया के पास दुनिया की अकेली ऐसी फ्लीट है जो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है। तो ठीक है भाई हमारे साथ। फिर आप कहेंगे जब रशिया के पास ये कैपेबिलिटी है तो व्हाई रशिया इज मेकिंग जॉइंट वेंचर विद अस? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट प्लस इंडिया की लोकेशन। मुद्दा केवल आर्कटिक का नहीं है, मुद्दा इंडियन ओशन का भी है। रशिया भी अब देख रहा है कि कब तक हम यूरोप के झगड़ों में उलझे रहेंगे, अब ग्लोबल प्रेजेंस हमें लानी होगी। तो क्रूशियल इन्वेस्टमेंट शिप बिल्डिंग यहाँ पर, जैसे हमारा कोचिन शिपयार्ड है, उसकी जो कैपेसिटी है मतलब डेड वेट टनेज ये यूनिट होती है 1,25,000 है। नाउ व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई, ये हमारा ईस्टर्न यू कैन से रूट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज ने व्लादिवोस्टॉक के पोर्ट इंडस्ट्रियल जोन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। फार ईस्ट में ऑलरेडी इंडिया की कंपनीज जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पर एनर्जी एक्सप्लोरेशन में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। ये है रोस्टोम, जो मैं आपको बता रहा था, रशिया के स्टेट ओन न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स, मतलब ओनली फ्लीट, दुनिया में अकेली इन्हीं के पास वो फ्लीट है। प्लस इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 222220, जिसके थ्रू वो बिल्ड कर रहे हैं ऐसे शिप्स जो 3 मीटर थिक तक आइस को ब्रेक कर सकते हैं। तो एडवांटेज यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है या फिर ट्रेड भी होता है तो इनके पास रहेगा, रशिया के पास रहेगा। क्या क्या फायदा होगा? इंडिया को ट्रेड रूट मिलेगा, इंडिया को एनर्जी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात इंडियन ओशन में हम रशिया को लेकर आएंगे। आप कहेंगे ऐसा हम क्यों करेंगे? अरे अभी तक हम जब भी इंडो पैसिफिक की बात करते तो यूएसए की बात करनी पड़ती थी और रशिया को चाइना का साथ देना पड़ता था। जैसे पास्ट में रशिया चाइना ने साउथ अफ्रीका की कोस्ट पर एक्सरसाइज करी, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करी, नेवल एक्सरसाइज करी। तो यार मतलब रशिया इज कमिंग इनटू इंडियन ओशन विदाउट इंडिया। तो अब इंडिया के साथ होगा तो यूएसए को या यूएसए का जो भी एलाय अब बनेगा उसके लिए लगेगा कि यार ये ट्रंप ने जो है गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसकी है? इंडिया की है ना भाई। तो अब इंडिया में मतलब इंडिया ऑफर कर रहा है रशिया को कि भाई आप आइए इंडियन ओशन में। अब जब आप अपनी इतनी बड़ी फ्लीट को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत होगी, लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी। तो हमारे पोर्ट्स हैं ना, करेंगे। हमारे पोर्ट्स मेंटेनेंस की भी कैपेसिटी रखते हैं, तो रशिया के लिए एक एडवांटेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। ऑपरेशनल रेडीनेस रहेगी रशिया के शिप्स की व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट।
ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये वाला पार्ट है, चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक, तो हमारे लिए ट्रेड की नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। अब बात करते हैं चाइना की और इंडिया की। यहाँ पर क्या है, देखिए ऑलरेडी 2024 में अक्टूबर में हमने जो टेंशन कितने समय से चल रही थी गालवान के बाद, उसको कुछ हद तक सुलझाया है। हमने डिसएंगेजमेंट अचीव किया है, पेट्रोलिंग दोबारा से शुरू करी है। लेकिन उसके बाद हमने चाइना के एफडीआई पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, प्रेस नोट 3 हम उसको कहते हैं, प्रेस नोट 3 रेस्ट्रिक्शन। तो चाइना के जो कंपनीज का प्रोस्पेक्ट्स थे इन्वेस्टमेंट के, उनको मतलब उनके प्रोस्पेक्ट्स नेगेटिव में चले गए थे। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई हमारे बॉर्डर पर इशू करेगा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रेड अलग चलाते रहेंगे, बॉर्डर पर आप हमारे साथ कुछ भी करते रहो। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ को शो करना था, तो खैर हमने ऐसा किया। लेकिन साथ साथ में हमारा एक वर्किंग मैकेनिज्म चलता है चाइना के डिप्लोमेट्स का और इंडिया के डिप्लोमेट्स का, जिससे कि स्मूदन किया जा सके दोनों के रिलेशन को। तो रिसेंटली वो जो आउटकम है वो कैंडिड है, पॉजिटिव है, तो यानी कि सिचुएशंस आर टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। बाकी रहा सहा जो कसर है वो ट्रंप ने कर दी है, मतलब एक कॉमन दुश्मन बन गया है, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया कमिंग क्लोजर। पुतिन का तो ये भी मानना है कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना और रशिया के बीच में, वो ऐसे नहीं हैं कि वो अनरिजॉल्वेबल हैं, जो कि यूएस से पोर्ट्रे करता है। दे कैन बी रिजॉल्व्ड, यू जस्ट हैव टू फाइंड वेज टू कम टुगेदर थ्रू आरआईसी। अभी हम बात करेंगे इंडिया को क्या चाहिए चाइना से, टेक्नोलॉजी। हम यूएस पर जो डिपेंडेंस है उसको डिक्रीज कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी की। प्लस रेयर अर्थ मटेरियल में ऑलरेडी चाइना 70% ऑफ ग्लोबल माइनिंग करता है, 90% ऑफ रिफाइनिंग करता है, नियर मोनोपोली समझिए। तो ऐसे में अभी चाइना ने मतलब इंडिकेशन दिखाए थे कि वो इसको वेपनाइज करके इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। लेकिन अगर यूएसए का प्रेशर इतना बड़ा है और उधर से रशिया भी चाहता है चाइना एंड इंडिया यू शुड कम टुगेदर, तो इस मोमेंट में अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि रेयर अर्थ मटेरियल में इंडिया के पोटेंशियल को एक्सपेंड करने के लिए चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना का इन्वेस्टमेंट काम आए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ओनरशिप टू द चाइनीज फर्म। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया ऑलरेडी चला रहा है यहां पर, राइट? उसके थ्रू हम चाइना के साथ कोलैबोरेट करेंगे, राइट? एक सेकंड में आगे बढ़ा देता हूं उसको। यस, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लस हमारा सेमीकंडक्टर मिशन भी है ना, तो उसके लिए भी हमें चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल, जैसे कि नियोडियम और परसेडियम, ये दो हमें चाहिए फॉर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मैग्नेट लगती है उसके लिए चाहिए। तो चाइना का कंट्रोल चाइना लूज करने के लिए तैयार होगा अगर चाइना को दूसरे सेक्टर्स में कुछ ज़्यादा एडेड एडवांटेज मिलेगी, टेक्नोलॉजी और एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन इज वे कॉस्टली, एक्सप्लोरेशन इज कॉस्टली, तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स को एक केवल ग्रुपिंग ना मानिएगा, ब्रिक्स एक्चुअली ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज करने की क्षमता रखता है। अभी ब्रिक्स में कुछ टाइम पर इश्यूज क्या थे कि यार चाइना और इंडिया दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, तो इट विल हैम्पर ब्रिक्स प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन ट्रेड की बात करें तो 40% के आसपास जो ग्लोबल ट्रेड है वो ब्रिक्स नेशंस का है, और ब्रिक्स प्लस हो गया, अब तो हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। 49.5% पॉपुलेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कितनी बड़ी मार्केट तो ब्रिक्स के ही पास है। हम इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं यूएसए के टैरिफ और यूएसए के सैंक्शंस के आने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स पर। हम अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसके थ्रू यूएसए ने और वेस्टर्न यूरोप ने बहुत अपना वर्चस्व बनाया है। लेकिन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन जैसे एनडीबी, एडीबी, एआईआईबी, हम इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी अगर बात करें फिर भी हमारी डिपेंडेंस आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैपेसिटी में काफ़ी पीछे है। लेकिन फिर भी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसको एनडीबी के थ्रू हम पूरा कर रहे हैं। जैसे एनडीबी ने अप्रूव किया ये $500 मिलियन का एक लोन मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे साउथ अफ्रीका को मिला ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। तो ग्रेजुअली हम इसको स्ट्रॉन्ग करें ना, एक दिन में तो कोई आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक नहीं बनाया जाएगा भाई। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, अब जैसे उसने स्विफ्ट का इस्तेमाल किया कि भाई स्विफ्ट के थ्रू हम ट्रेड नहीं होने देंगे ड्यूरिंग दिस रशियन सैंक्शंस, क्योंकि स्विफ्ट एक पोर्टल है, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो उसकी मैसेजिंग सिस्टम है अप्रूवल के लिए। तो हमने अपना सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया, हम ब्रिक्स पे पर काम कर रहे हैं। अब ब्रिक्स करेंसी पर तो इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें चाइना को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो वो अपने कंसर्न है। लेकिन हाँ, कम से कम स्विफ्ट का जो अल्टरनेटिव है वो हम बनाएं, और आपस में जो एक्सचेंज है ट्रेड का वो हम अपनी करेंसीज में करें, डॉलर में ना करें। वो इंडिया ऑलरेडी और ब्रिक्स कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रिक्स जो है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल फोर्स बनेगा, और यूएसए जो अभी कर रहा है वो ब्रिक्स को और मजबूत कर रहा है। एक तरीके से ये होने वाला है। एससीओ बना था शंघाई 5 से, पर्पस ये था कि भाई देखो चाइना के आसपास ये जो सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, जिससे कि सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे, ये पर्पस था।
तीन इविल थे जिसके लिए बना था। अब देखिए रेजोनेट करता है कि नहीं करता है इंडिया के कंसर्न से भी। टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, अरे भाई इंडिया के भी ये कंसर्न है। प्लस टेररिज्म मतलब ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है। इस एससीओ के अंडर जो RATS है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो इसके थ्रू हम इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम यूएसए से इंटेलिजेंस शेयरिंग, यूएसए से काउंटर टेररिज्म पर हेल्प चाहते थे, लेकिन यूएसए वो खुद कह रहा है अरे पाकिस्तान क्या बात है, क्या काउंटर टेररिज्म पे आपने एफर्ट करें, वही पाकिस्तान जो पहलगाम अटैक का जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है कि भाई यूएसए पर हम रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें अब इन इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा मजबूत करने पर सोचना होगा। अब एससीओ को मजबूत कैसे किया जाए, तो इसका एक आइडिया आता है कि FTA साइन कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज गुड्स फ्लड कर दें, तो भाई फिर बीच का रास्ता निकाला जाए। जैसे कि अभी हमने इंडिया UK FTA साइन करा, तो उसमें हमने बीच का रास्ता निकाला कि भाई जो इंडिया के लिए सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहां पर ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा, प्लस हमें लार्जर एक्सेस चाहिए क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है। तो ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ ना, तो ऐसी बीच का रास्ता यहां पर निकाला जाए जिससे कि इस पर्टिकुलर रीजन का आपसी जो ट्रेड है, ब्रिक्स का ट्रेड, एससीओ का ट्रेड, वो सरपास कर दे द डिपेंडेंस दैट वी हैव विद यूएसए। RIC तो समझ लीजिए, अब ये जो RI और IC आपको समझ में आया। अब ये कंप्लीट कब होगा, जब ये RIC साथ आ जाएंगे। और RIC साथ कैसे आएंगे, एक तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं। सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है दैट इज लेड बाय यूएसए, दैट इज अ फैक्ट। जैसे एक थिंकर है जोसेफ नए, तो एक 3D मॉडल देते हैं जियोपॉलिटिक्स का। वो कहते हैं 3 डायमेंशन में मैं देखता हूं दुनिया को। हमने कहा बताओ भाई क्या डायमेंशन है। उन्होंने कहा पहला D है मिलिट्री। उनका कहना है मिलिट्री में यूएस की सुपीरियरिटी है, आप लाख कहते रहे नहीं है, तो यूएस की मिलिट्री सुपीरियरिटी को काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो यूएसए अपनी हिसाब से कुछ भी करता रहेगा। जैसे ईरान में अभी बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और कहा मैं ही कर सकता हूं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हकीकत है वही कर सकता था क्योंकि उसी के पास वो स्टील बॉम्बर थे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये बाकी देश साथ आ जाएं तो एक काउंटर वेट बन सकता है। ऐसे में RIC को साथ आना और मिलिट्री वाले एस्पेक्ट पर बैलेंस करना, ये एक पोटेंट फोर्स हो सकती है। क्योंकि चाइना, रशिया ऑलरेडी इन्वेस्टिंग ह्यूजली, इंडिया लास्ट 24,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है, तो मतलब हम ऑलरेडी बढ़ने लग रहे हैं डिफेंस में। तो अगर हम साथ आ जाएं तो यार ये जो पहला D है ना जोसेफ नए का, इसको जरा काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। इकोनॉमी में जोसेफ नए का कहना है कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, यानी कि यूएसए के अलावा भी इकोनॉमी के बड़े बड़े पोल्स हैं। चाइना उसमें से एक है, इंडिया तेजी से बढ़ रहा है, ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, और ये सब देश भी आना चाहते हैं इन अ वे जिससे कि यूएसए के यूनिलैटरलिज्म का इंपैक्ट इन पर ना हो। तो भाई ऐसे में हम अपने आप को इस वे में मजबूत कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि कल्चर इज बीइंग डिफ्यूज्ड, यानी कि जो यूएसए ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर में अपने वर्चस्व को बनाया है उसमें एक बड़ा रोल जो है वो यूएसए की सॉफ्ट पावर का भी है। यानी कि दुनिया यूएसए से रिलेट कर रही थी कि यार यही है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। यूएसए ने यूज किया कॉन्सेप्ट लाइक वॉशिंगटन कंसेंसस, इनके स्कॉलर्स लाइक विलियमसन। अब देखो आपको चाहे ये बात नहीं पता लगती हो कि विलियमसन ने ये कहा, लेकिन इन लोगों ने जो कहा उसके बेसिस पर इंस्टीट्यूशंस बने, उसके बेसिस पर पॉलिसीज बनी और अल्टीमेटली हमारी थिंकिंग उसके हिसाब से शेप हुई। जैसे विलियमसन जैसे लोगों ने ये कह दिया कि देखो अगर एंटीडोट चाहिए आपको पॉवर्टी का, वो यूएसए के हिसाब से यानी कि न्यू लिबरल पॉलिसीज के हिसाब से चलने में मिलेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के हिसाब से चलोगे तब मिलेगा। हो गए पीछे पीछे कितने सारे नेशंस की, हाँ जो आप कह रहे हैं सही है। फिर क्या हुआ, इनइक्वालिटीज बढ़ी, आपके यहां से ज्यादा रिसोर्सेज से फायदा उनको हुआ, आपको कम हुआ। तो यानी कि आज दुनिया इस बात को समझ चुकी है और इस वजह से हम यूएसए की कल्चरल हेजेमनी को भी नहीं मानते। अब डिफ्यूज हो रहा है कल्चर, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब इस बात को कहते हैं कि भाई हर देश का कल्चर अपना यूनिक है, हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम स्वी जेनेरिस है, उस देश के हिसाब से बना है। और RIC इसी को कहना चाहता है। RIC कहता है कि हम एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर लाएंगे जिसमें कि किसी एक देश या एक तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम का ही वर्चस्व नहीं होगा। हर किसी को आजादी होगी कि भाई तुम अपनी संस्कृति, अपने आइडियाज के हिसाब से अपना पॉलिटिकल सिस्टम चलाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही थियरी है, एक ही सिस्टम है, वही महान है, बाकी सब बर्बाद है, ये नहीं होगा। तो भाई RIC तो इस मुद्दे पर तो कम से कम रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ हैं, क्योंकि इसमें तो भाई हम तीनों ही विश्वास रखते हैं, है कि नहीं। तो इसको लेकर डिप्लोमेटिक जो स्टीयरिंग कमेटी पर अभी काम होना स्टार्ट होगा और तेज होगा। तो उसके बाद क्या होगा, SCO, ब्रिक्स, ये जैसी संस्थाएं ना, ये मिलकर RIC के आइडिया को और ज्यादा मजबूत करेंगी। RIC का कंबाइंड GDP ऑलरेडी $25 ट्रिलियन
के अप्रॉक्सीमेट है और ये तेजी से बढ़ने लग रहा है। तो वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने में अल्टीमेटली ये काम आने वाला है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं अगस्त 2025 बहुत ही हैपनिंग मंथ है और क्रिटिकल मंथ है। मतलब बिग चेंजेस जो आ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन इंडिया शुड स्टूड इट्स ग्राउंड इन अ स्ट्रांग मैनर, क्योंकि अगर आज आप डिफ्लेक्ट हुए और आपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं प्रोड्यूस करे तो दुनिया कभी भी इस तरीके से आपके इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेगी और वो किसी भारतीय को एग्री नहीं होना चाहिए उस पर, और भारत सरकार उसके लिए ही काम कर रही है। तो अगर सब कुछ है आपको अब क्लियर तो यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आप क्या क्या इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, डू शेयर इन कमेंट्स। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, रशिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर टू रिफॉर्म करंट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर टू मेक इट मोर जस्ट। मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना।